हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम जो सोशल साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2018 का, उसमें अभी तक हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो जो 11th और 12th क्वेश्चन था वो 3 ग्रुप में था, तो वो तीनों ग्रुप कर लिए हैं। अब हम 13 से लेके और इसमें 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 13, 14, 15, 16 4 जो क्वेश्चन हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे सामने 13th क्वेश्चन है। देखो, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जब मुद्रण संस्कृति आई, प्रिंट कल्चर आया, तो उससे इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, यानी कि उस टाइम पे क्या था कि हमारा देश अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, ब्रिटिश रूल था यहाँ पे। तो उनसे आज़ादी पाने के लिए किस तरीके से इसके जो ये प्रिंट कल्चर है इसने हेल्प की, मतलब इसके थ्रू उन्होंने कैसे अपनी फ़ाइट को आगे बढ़ाया, वो देखना है हमें। तो देखो, पहले हिंदी में समझेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय भाषाओं में बड़ी संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित हुए। प्रिंट कल्चर का यही मतलब है कि जो चीज़ें, जो अक्षर छपने लगे थे तो जब छपाई का ये काम शुरू हुआ मशीनों से, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय भाषाओं में भी जो न्यूज़पेपर, इनके समाचार पत्र हैं, वो छपने लगे। इन अखबारों में राष्ट्रीय नेताओं के लेख छपते थे, जैसे कि वो क्या है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इस तरह से इनके उसमें छपते थे लेख, आर्टिकल्स। इन समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाता था। अब समाचार पत्र में जो चीज़ छपेगी, लोग उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो विचार प्रकट किए हुए हैं लोगों तक पहुंचेंगे। वो विभिन्न समुदायों और स्थानों के लोग इस प्रकार प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए थे। समाचार पत्रों ने अखिल भारतीय पहचान बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाया। जो इस तरह के समाचार पत्र थे, जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी तरफ से उनके लेख उनमें छपे होते थे, तो वो चाहते थे कि ऑल इंडिया लेवल पे पूरे देश में उनके विचार पहुंचे, तो वे समाचार पत्र को, न्यूज़पेपर को अलग अलग जगह पे पहुंचाते थे। राष्ट्रवादी अखबारों ने औपनिवेशिक कुशासन को उजागर किया और राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। तो अब जो राष्ट्रवादी नेता थे हमारे, तो वो जो समाचार पत्र में अपने आर्टिकल्स लिखते थे, उनके थ्रू वो औपनिवेशिक सरकार, यानी जो अंग्रेज सरकार थी, उसकी कुशासन, जो उनका गलत शासन था भारत में, जो उनका राज था, भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे, वो उसको उन्होंने उजागर किया, सबके सामने लाया। और इस तरह से लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी गतिविधि हैं, वो देश के लिए लड़ें, देश की आज़ादी के लिए सामने आए, इन गतिविधियों को उनके अंदर प्रोत्साहित किया। चूँकि ये विभिन्न क्षेत्रों की बोली जाने वाली भाषाओं में लिखे गए थे, इसलिए आम आदमी इस सामग्री को आसानी से समझ सकता था। मतलब लोकल लैंग्वेज में छपे होते थे कि कोई भी थोड़ा सा भी जो पढ़ा लिखा आदमी है वो आराम से उसके अंदर समझ ले कि क्या लिखा है। 1907 में जब पंजाब के क्रांतिकारियों को निर्वासित किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने उनसे सहानुभूति जताते हुए लेख लिखे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे जनता के बीच विरोध भड़क गया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायता की। 1907 में क्या हुआ था कि पंजाब में कई सारे क्रांतिकारियों को निर्वासित कर दिया गया था। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने उनके सहानुभूति में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और लोगों के बीच उसका बहुत विरोध हुआ। तो इसी तरीके से, यानी कि राष्ट्रवाद के विकास में तो सहायता हो रही थी, राष्ट्रवाद को विकसित हो रहा था इस तरीके से लोगों के बीच में। अब इंग्लिश में देखते हैं। By the end of 19th century, a large number of newspapers in Indian vernacular languages were published. 19th century के एंड तक जो इंडियन लैंग्वेजेस थी उसमें न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे थे। These newspapers published articles written by national leaders. इन न्यूज़पेपर में हमारे नेशनल लीडर्स के लिखे हुए आर्टिकल्स होते थे। Their ideas were communicated to people through these newspapers. वो अपने इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाते थे। ये जो न्यूज़पेपर था, इस कम्युनिकेशन की हेल्प से लोगों तक अपने आइडियाज़ पहुंचाते थे वो। The people of different communities and places were thus connected by print media. और इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग प्लेसेस के जो लोग थे, वो प्रिंट मीडिया की वजह से जुड़े हुए थे, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। न्यूज़पेपर्स कन्वेड न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटी। पूरे इंडिया में इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वो अलग अलग जगहों पे, एक से दूसरी जगह पे न्यूज़पेपर पहुंचाते थे। द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स एक्सपोज द कॉलोनियल मिसरूल एंड एनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। तो जो ये नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर होते थे, ये लोगों के अंदर नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को एनकरेज करते थे, बढ़ावा देते थे।
As these were written in spoken languages of various regions, common man could easily understand the content. क्योंकि ये लोकल लैंग्वेजेस में लिखी होती थी तो आम आदमी भी उनको आसानी से उस कंटेंट को समझ सकता था. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote articles sympathizing with them. तो 1907 में उनको जो रिवॉल्यूशनरीज थे पंजाब के अंदर उनको डिपोर्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. तब बाल गंगाधर तिलक ने उनकी सिंपैथी में आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर में, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और जिससे पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे लोग वो हो गए, भड़क उठे, गुस्सा हो गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे, मतलब प्रोटेस्ट करने लगे. दस इट इज़ क्लियर, तो इस तरीके से ये क्लियर है कि प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. प्रिंट कल्चर की वजह से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को काफ़ी ग्रोथ मिली है. हमको यहाँ पे यही एक्सप्लेन करना था कि कैसे हेल्प मिली है. उसके बाद है 14th क्वेश्चन. तो देखो इसके अंदर क्या है, जीवन में संचार सेवाएं क्यों आवश्यक हैं? 2 संचार साधनों के नाम लिखिए. वाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, नेम 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है. पहले हिंदी में देखो इसको. संचार यानी कम्युनिकेशन, लोगों का एक दूसरे से जुड़ना, चाहे वो पत्रों के माध्यम से हो, मतलब पहले जैसे पत्र लिखे जाते थे, अब टेलीफोन के माध्यम से हो, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है. तो जब हमारे विचार दूसरों तक पहुंचते हैं वही कम्युनिकेशन कहलाता है. संचार मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है. कोई भी एक दूसरे के साथ संवाद किए बिना नहीं रह सकता है. हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होना पड़ता है अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए. पहले लोगों के बीच संचार कम होता था और सिर्फ आमने सामने ही होता था, यानी जब हम किसी से मिलते थे तभी अपने विचार उस तक पहुंचा पाते थे. अब ये बढ़ गया है और संचार के साधन भी बदल गए हैं. जनसंख्या में वृद्धि और संचार के साधनों में परिवर्तन मानव की बढ़ी हुई आवाजाही तथा सामग्री और वस्तुओं के परिवहन का परिणाम है. यानी जो सामान है और जो वस्तुएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं. जो संचार के साधन है यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं. तो आज हम टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म और इंटरनेट का उपयोग करते हुए संचार के युग में जी रहे हैं. यानी आज कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है. यहाँ तक कि पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं. इन सब से भी हमें दूसरों के विचारों को देखने का, समझने का मौका मिलता है. परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों ने दूरियां घटा दी हैं, जिससे दुनिया करीब आ गई है. भाई हम कितने भी किलोमीटर दूर बैठे, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे फ़ोन पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो. न्यूज़पेपर कहीं से पूरे देश भर की जो वो है समाचार है, न्यूज़ है, वो हम तक पहुँचाते हैं, है ना. तो इसमें 2 संचार के साधन पूछ रखे हैं, कोई भी बता सकते हो. तो टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, तो बहुत सारे आ सकते हैं. अब ये इंग्लिश में है. कम्युनिकेशन इज़ एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये बिल्कुल सभी को पता है, ये बात हुई कम्युनिकेशन कितना इसेंशियल है. नो वन कैन लिव विदाउट इंटरैक्टिंग विद अदर्स. कोई एक दूसरे से इंटरैक्ट किए बिना रह नहीं सकता. अर्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल वॉज लेस एंड ओनली फेस टू फेस. पहले टाइम में कम्युनिकेशन कम होता था और बस फेस टू फेस ही होता था. नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ऑल्सो चेंज्ड. अब कम्युनिकेशन भी बढ़ा है और जो कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, तरीके हैं, वो भी चेंज हुए हैं. द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द चेंज इन द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ह्यूमन मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स एंड गुड्स. अब जो ह्यूमन है, पीपल है, वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो और मटेरियल्स और गुड्स यानी जो सामान होता है उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है. और जो कम्युनिकेशन की नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है ना. टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म एंड इंटरनेट. अब तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट है इन सब चीज़ों के थ्रू. Even books, magazines and newspapers are the important means of communication. Various means of transport and communication have reduced distance, bringing the world closer. अब जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ट्रांसपोर्ट में आएंगे भाई, जैसे कि एरोप्लेन हो गया और हमारा रेलवे हो गया, बसेज हैं, कार्स हैं. और कम्युनिकेशन में आएंगे टेलीफोन है, इंटरनेट और टेलीविज़न, रेडियो, ये सब, न्यूज़पेपर. तो अब इतने सारे जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं. मोबाइल फ़ोन के थ्रू बहुत डिस्टेंस पे बैठे लोगों से भी हम बातचीत कर सकते हैं. वीडियो कॉल के थ्रू हम लोगों को देख सकते हैं, है ना. इसी तरह से जो एरोप्लेन है उनकी हेल्प से हम बहुत जो लंबी डिस्टेंस है थोड़े से टाइम में कवर कर सकते हैं. तो इनसे लोगों के बीच जो डिस्टेंस है वो कम हुई है, जिससे दुनिया करीब आई है. लोग आपस में एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो गए हैं. फिर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आएगा टेलीफोन और टेलीविज़न
रीज़न या और भी कोई अपनी साइड से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी भारत में गरीबी क्यों है, निर्धनता क्यों है, पॉवर्टी, इसके रीजंस बताने हैं। तो देखते हैं पहले हम इसको हिंदी में। गरीबी एक ऐसी स्थिति है, किसे बोलते हैं गरीबी? देखो, जब लोग अपने लिए भोजन, कपड़ा और घर नहीं खरीद सकते, वे अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते, तो उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। तो भारत में गरीबी के कारण क्या क्या हैं? एक है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, भूमि का असमान वितरण या भूमि सुधारों का लागू ना करना। असमान वितरण का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास तो बहुत सारी ज़मीन है और बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन होती है, जिससे वो अपनी सारी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। तो देखो, भूमि के असमान वितरण के कारण बहुत से छोटे किसान हैं जिनके पास भूमि का बहुत छोटा भूखंड है, यानी बहुत ही थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, जो पर्याप्त धन उत्पादन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और वो उसी में काम करते हैं, तो वो उसी इतने धन का उत्पादन नहीं कर पाते, इतना पैसा नहीं कर पाते जो उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। समावेशी आर्थिक विकास का अभाव है। इसमें क्या है, देखो, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तब की बात है, स्टार्टिंग के सालों में भारत की आर्थिक वृद्धि बहुत धीमी थी, यानी जो वृद्धि हो रही थी भारत के अंदर आर्थिक वृद्धि बहुत धीरे धीरे हो रही थी। ये पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपर्याप्त थी, जिसके कारण भारत में गरीबी थी। तो जब आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास की दर तेज़ नहीं है, तो रोजगार पैदा नहीं हो रहे थे, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे, तो उसकी वजह से भी गरीबी है। जनसंख्या वृद्धि, ये तो सभी से बड़ा रीज़न है। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जबकि संपूर्ण भारत की भूमि अचल है। अचल का मतलब है कि भूमि तो उतनी की उतनी ही है, ऐसे तो नहीं है कि जनसंख्या बढ़ेगी, लोग ज़्यादा होंगे तो ज़मीन भी ज़्यादा होगी, नहीं, ज़मीन तो उतनी ही है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति भूमि कम होती जा रही है। तो जितनी ज़मीन उतनी है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो सबके हिस्से में जो आने वाली ज़मीन है वो कम होगी, है ना। और घटी हुई भूमि उनके लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ी है, लोगों के पास ज़मीन कम हो गई, अब जो कम ज़मीन है उसमें वो अपने इतना पैसा उससे नहीं कमा पाते जो अपनी नीड्स पूरी कर पाएँ। कई लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना भी मुश्किल है। जब भाई बड़ा खेत होगा, ज़्यादा ज़मीन में लोग काम करेंगे तो ज़्यादा आय, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा उससे पैसा कमाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतें। मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। तो मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों में वृद्धि प्रति व्यक्ति खपत के खर्च को बढ़ाती है। जब भी महंगाई बढ़ेगी या चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, तो उससे हर प्रति व्यक्ति, यानी एक आदमी कितना खर्च करता है तो उसका खर्च बढ़ जाएगा, जबकि आय उस गति से नहीं बढ़ती। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, सैलरी तो नहीं बढ़ती, तो ये भी वजह है गरीब होने की। अब इसको देखते हैं इंग्लिश में। पॉवर्टी इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल कैन नॉट बाय देयर फूड, क्लोथ्स एंड हाउसेज। जब लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते, फूड, क्लोथ्स और हाउस की, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉवर्टी। दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर नेसेसिटीज़। वो अपनी नेसेसिटीज़, यानी जो बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर, क्या क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। Due to unequal distribution of land, there were many small farmers who had a very small plot of land which was not sufficient to generate enough money. क्योंकि इंडिया में लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी लैंड है और कुछ ऐसे भी हैं स्मॉल फार्मर्स जिनके पास बहुत थोड़ी सी लैंड है, तो जिससे वो इतना वहाँ पे जो मनी है जनरेट नहीं कर पाते उस लैंड से। लैक ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। In the early years of independence, India's economic growth was very slow. बहुत slow economic जो growth थी. It was insufficient to generate an adequate amount of employment opportunities, which led to poverty in India. तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी, उसकी वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो पॉवर्टी का रीज़न तो बनेगा, है ना। लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ज़्यादा आएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ। The population of India is increasing at a faster rate, whereas land of whole India is fixed, due to which land per person is decreasing and decreased land is not sufficient to produce enough income for them. जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो पर पर्सन लैंड है वो कम होती जा रही है, क्योंकि लैंड तो उतनी की उतनी ही है, ऐसे तो नहीं ज़मीन बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जब लैंड कम होगी तो हम उससे जो भी हम प्रोडक्शन कर पाते हैं वो भी कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगी, जिससे जो हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर पाते, और फिर वो पॉवर्टी का रीज़न बनती है। इन्फ्लेशन एंड फूड प्राइसेस। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन एंड राइज इन फूड प्राइसेस इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंजम्पशन पर पर्सन, वेयरएज इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग एट दैट फास्टर रेट।
जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, जो भी सामान है उसकी जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जो एक आदमी जितना खर्च करता है वो भी बढ़ जाता है। और खर्च तो बढ़ते हैं, लेकिन जो इनकम है, सैलरी है, वो उस रेशियो में नहीं बढ़ती, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती। इट पुशेस मैनी पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। तो ये सारे रीजन है पॉवर्टी के इंडिया में। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन में दे रखा है ये, अथवा लोकतंत्र के सामने मौजूद 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। मेंशन 3 चैलेंजेस दैट फेसेस डेमोक्रेसी। तो क्या है जो डेमोक्रेसी को किन किन चीज़ों, कौन सी ऐसे कारण है जिनकी वजह से लोकतंत्र के को थोड़ी दिक्कतें आती हैं, मतलब जो लोकतांत्रिक शासन है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो किन क्या क्या वजह हैं वो देखो यहाँ पे। लोकतंत्र आधुनिक दुनिया में सरकार का प्रमुख रूप है, मतलब लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन माना जाता है। हालांकि इसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं, देखते हैं क्या क्या है। भ्रष्टाचार और अक्षमता। कई लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेता, अधिकारी भ्रष्ट, बेईमान और अक्षम होते हैं, वे रिश्वत मांगते हैं। इसका परिणाम नागरिकों के भरोसे में कमी के रूप में सामने आता है। इससे देश में लोकतंत्र के कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं बहुत सारे नेता अनपढ़ होते हैं, है ना, तो फिर और ऐसे भी होते हैं कि भाई फिर भ्रष्टाचार भी है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में लोग सिर्फ पैसे के बल पे चले जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके जब वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको ना लोगों से बिहेव करने का पता होता, हर काम वो जब पैसे भर के आते हैं फिर अपने उस पैसे की भरपाई के लिए वो रिश्वत भी मांगते हैं, तो फिर लोगों को भरोसा नहीं रहता सिस्टम में एक। और क्या रीज़न है, असामाजिक तत्वों की भूमिका। चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों की भूमिका सामने आती है। बहुत सारे लोगों को किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर किया जाता है या रिश्वत दी जाती है। चुनाव के दौरान धांधली भी होती है। चुनाव में बहुत सारे जो लोग होते हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिकली लो हैं लोग, उनको फोर्स किया जाता है, पैसे देते हैं कि आपको इन्हीं को वोट देना है। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो उन लोगों पे अपना कंट्रोल रखते हैं इलेक्शन के टाइम पे। लोगों के बीच बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताएं। लोगों के बीच बहुत सारी सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं। कुछ लोग बहुत हाई कास्ट के हैं हमारे यहाँ पे, कुछ बहुत लो भी हैं, रिच, ऐसे बहुत सारे लोग इतने रिच हैं, सुपर रिच भी हैं, कुछ पुअर हैं, है ना। हालांकि सभी नागरिकों को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन केवल अमीर लोगों के पास चुनाव जीतने का मौका होता है। पूरा मतलब बहुत सारे केसेस में होता है कि पूरे का पूरा जो चुनाव होता है वो पैसे का पूरा उस पर प्रभाव होता है। जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है उसी के जीतने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर वो होते हैं वोटर्स होते हैं, उन पे भी प्रेशर डालते हैं, तो फिर वो उनसे पैसे लेते हैं। तो अब इलेक्शन कहाँ लोकतंत्र होगा, जहाँ वहीं पे तो चुनाव होगा। तो ये भी एक लोकतंत्र की एक चुनौती है। और क्या है, जातिवाद और सांप्रदायिकता। इसमें 3 चुनौती पूछी थी, मैंने 4 लिख दी, आपको इसी 3 देख लेना। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता उम्मीदवार की जाति और धर्म को महत्व देते हैं, है ना। ये बात बहुत कॉमन सी है कि ऐसे ही करते हैं, जिस कास्ट का है वो अपनी कास्ट वाले को वोट देना चाहता है, या जिस धर्म का है वो अपने धर्म वाले को वोट देना चाहता है। तो फिर पार्टी भी यही करती है कि जिस एरिया में किसी एक पर्टिकुलर धर्म के, किसी पर्टिकुलर जाति के जो वोटर हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसी की जो जाति या धर्म के जो वो होता है उम्मीदवार, उसको टिकट देती है। राजनीतिक दल चुनाव के लिए टिकट बांटते समय व्यक्ति की जाति या धर्म को भी ध्यान में रखते हैं। जाति या धर्म के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि केवल अपनी जाति या धर्म के लोगों का ही कल्याण करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इंग्लिश में है अब, डेमोक्रेसी इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, दो इट फेसेस अ लॉट ऑफ इशूज, सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज। तो देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। In many democratic countries, the political leaders, officers tend to be corrupt, dishonest and inefficient. They ask for the bribe. This results in a lack of trust of the citizen. This affects the working of democracy in the country very badly. जब कहीं पे करप्शन होगा, वो लोग ब्राइब मांगेंगे, ऑफिसर्स हैं, मोस्टली जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बहुत सारे केसेस में होते हैं कि वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं होते, उनको कुछ समझ नहीं होती, तो फिर इस तरह के लोग एक तरीके से डेमोक्रेसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। इसमें क्या है, द रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स अराइज ड्यूरिंग द इलेक्शन। अ लॉट ऑफ पीपल आर फोर्स्ड और ब्राइब टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी, है ना। तो एक किसी पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है या पार्टी है, लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप इसी को वोट देना है। उनको कई बार डराया धमकाया भी जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। तो रिगिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। फिर धांधली भी होती है इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी। तो और क्या है, ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनक्वालिटीज अमंग पीपल।
देर आर अ लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ अमंग्स द पीपल, लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, सोशल लेवल पे भी इकोनॉमिक लेवल पे भी। ऑल्दो ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट एंड फाइट इलेक्शंस, ओनली रिच पीपल हैव अ चांस टू विन द इलेक्शन। वोट तो सब कर सकते हैं, इलेक्शन में सब फाइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो जीतने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर पैसे वालों के ही होते हैं। कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। During elections, a large number of voters give way to the caste and religion of the candidate. जो वोटर्स होते हैं वो भी ये बात देखते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो किस रिलीजन का है या किस कास्ट का है। Political parties also keep in mind the caste or religion of a person while distributing tickets for the election. फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको भी पता है कि लोग जहाँ पे ज़्यादा हैं तो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतता है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं जो डोमिनेट कर सकते हैं, तो वहीं पे उसी तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट मिलता है। Representatives elected on the basis of caste or religion work for the welfare of the people belonging only to their caste or religion. और इस तरीके के जो लोग होते हैं जब वो जीत जाते हैं तो फिर वो अपने कास्ट या अपने ही रिलीजन के लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये सारे क्या है, डेमोक्रेसी के चैलेंजेस हैं। अब 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें क्या हैं? व्हाट आर द लर्निंग्स टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर्स। ये जो इकोनॉमिक्स की बुक अर्थशास्त्र की उसमें से है क्वेश्चन। यानी एक जो है अवेयर कंज्यूमर है जिसको हर चीज़ का पता होना चाहिए, जागरूक उपभोक्ता है, क्या ज़रूरी बातें हैं, कब किस तरह का बिहेव करेगा। एक जागरूक उपभोक्ता से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या उम्मीदें की जाती हैं। देखो यहाँ पे एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें हैं, क्या क्या है। बाजार में कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले उपभोक्ता को कीमतों और तारीखों के बारे में सभी जानकारी पढ़नी चाहिए ताकि विक्रेता अधिक कीमत की मांग ना कर सके और एक्सपायर उत्पाद है उनको ना बेच सके। जब भी कोई चीज़ खरीदने जाओ वो कब बना है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, कितनी उसके पे जो रेट लिखा है, सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ो बिल्कुल। एक बेहतर उपभोक्ता सामान खरीदते समय सूचना के अधिकार का पालन करेगा। यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है तो वह उपभोक्ता मामले में न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता है। किसी को ख़राब सामान बेचा गया, कोई एक्सपायर सामान बेचा गया है या इस तरह से कुछ भी उसके साथ गलत हुआ है, एमआरपी से ज़्यादा पैसे मांगे गए हैं, तो वो कोर्ट जा सकता है, शिकायत कर सकता है उसके जो भी वो शॉपकीपर है या जिससे भी उसने जो सामान खरीदा है। एक उपभोक्ता को हमेशा खुद को धोखाधड़ी, कालाबाजारी और मिलावटखोरी से बचाना चाहिए। इतना पता होना चाहिए कि हमारे साथ कोई हमें गलत सामान ना बेच दे, हमसे धोखा ना कर दे, कोई मिलावट वाला सामान ना बेच दे। तो ये सारी जो चीज़ें जब किसी भी उपभोक्ता के अंदर होंगी तो वो एक जागरूक उपभोक्ता कहलाएगा। तो आप यहाँ पे तो आप पढ़ोगे इसको, आपको इस तरह से आंसर लिखना है, लेकिन आपको अपनी डेली लाइफ में भी ये बातें पता होनी चाहिए। इंग्लिश में देखो, learning of becoming a well-informed consumer are: before buying any products in the market, a consumer should read all the information regarding prices and dates so that seller cannot ask for more price and sell rejected products. सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड ताकि आपको कोई रिजेक्टेड प्रोडक्ट ना मिले, कोई एक्सपायर प्रोडक्ट ना मिले, है ना, और आपको ज़्यादा उस पर जो पैसे हैं वो भी ना देने पड़े। A better consumer would follow right to information while buying goods. अपने जो right to information है यानी कि आपको कोई भी information लेने का हक है, अपने उस right को यूज़ करना है। If a consumer is being cheated, he or she can file a complaint in consumer case in court. आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको कोई भी चीट कर रहा है। A consumer should always protect themselves from cheating, black marketing and adulteration. इन सब चीज़ों से आपको खुद को बचाना है, तो तब आप एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कहलाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें 16th तक की क्वेश्चन करने थे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं एक बारी में आया तो एक बारी वीडियो को और देखें और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करते रहें। अब तो एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं, है ना। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम दूर करने की। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।